मैं जब 20 साल का था और जब मैंने JP मॉर्गन ज्वाइन किया था तो मेरा रिएक्शन था इतनी बड़ी बिल्डिंग कांच की, और बच्चे ने सेम रिएक्शन किया, इतनी बड़ी बिल्डिंग कांच की और इतना प्यारा लिफ्ट, इट वाज ऑल गोल्डन कलर सुपर लग्जरी लिफ्ट। वो बच्चे ने देखा ही नहीं था कभी, ढूंढ रहा था, वो ब्रेक हो गया वहीं के वहीं। और आज मैं कहूँगा वो बच्चा जो वो 70 स्क्वायर फीट घर में रहता था, आज वो सक्सेसफुली दुबई में अमन सर, वेलकम RTT पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू। ठीक है सर, आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए। आपने शुरुआत कैसे की, इस एनजीओ की शुरुआत कैसे की, क्या स्टोरी है इसके पीछे? आई थिंक स्टोरी पर्पस की है। हर चीज़ की कहानी होती है, उसका एक मैं कहूँगा कि ये 2014 की कहानी है, आज से ठीक 10 साल पहले। अपनी कहानी कहूँगा तो मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद आई वॉज वर्किंग कैंपस प्लेसमेंट एंड सक्सेसफुली वर्किंग इन मल्टीनेशनल बैंक। बट एक फ़ोन कॉल से ये कहानी शुरू होती है जो मेरे दोस्त को आई थी, दीपेश को। एंड उस फ़ोन कॉल में ये था कि भाई एक स्कूल है जहाँ टीचर्स नहीं है, तो आप क्या अपना समय दे सकते हो क्या? उस वक्त शनिवार का दिन तो मेरा फ्री होता था, तो मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। एंड मैं और दीपेश पहुँच गए स्कूल में। वो समय ऐसा था जो दिन आज भी मैं याद करता हूँ। आज उस दिन और उस वक्त तक मैंने कभी, हम जब बच्चों को इमेजिन करते हैं, अगर मैं कहूँ कि आँख बंद करो और एक बच्चे को इमेजिन करो, तो हमारे मेंटल फ्रेम ऐसा बन गया है कि हम लोग हमेशा एक चाइल्ड विदाउट डिसेबिलिटी को ही इमेजिन करते हैं। हम लोग कभी एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को कभी इमेजिन ही नहीं करते, क्यों? और ये मैंने उस वक्त सीखी कि जब मैं वो स्कूल में गया तो मैंने बच्चों को, बच्चे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और साइन लैंग्वेज में इशारा कर रहे थे, और मैं उन्हें देखकर डर गया था कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब मैं वो थोड़ा कंपोज होकर क्लासरूम में बैठा और टीचर्स को देखा पढ़ाते हुए, जो पढ़ा रहे थे, तो वो बोलकर पढ़ा रहे थे, मुझे लगा ये मैं कर सकता हूँ, तो शायद उनको सुनाई दे रहा हो। और उस वक्त जैसे ही टीचर गई और मैंने वो वॉलेंटियर कोऑर्डिनेटर जो था, जिन्होंने फ़ोन किया था, मैं उनसे पूछा कि इस तरह करना है, तो उन्होंने कहा 1 मिनट। उन्होंने बच्चों से साइन लैंग्वेज पूछा, ऑल अंडरस्टूड एंड ऑल स्टूडेंट्स सेड नो। तब वो मैंने हमेशा मैं एक कोट यूज़ करता हूँ monster.com वाला, कि कॉट इन अ रॉन्ग जॉब। तब नज़र आया कि ये गलत चीज़ हाथ में ले लिया, ये नहीं हो पाएगा। बट उस तरफ जब बच्चों को हम देख रहे थे ना, तो ऐसा लगा कि यार इनको ज़रूरत है हमारी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वी हैव टू फिगर इट आउट। एंड हमने ये टास्क लिया हाथ में, और मैंने कॉर्पोरेट जो होता है, आपको पावर पॉइंट बनाना, वीडियोस कैसे चीज़ें करनी, वो सब तो आप सीख जाते हो बाय द जॉब। एंड वी स्टार्टेड विद दैट। बट कहीं ना कहीं अंदर एक फीलिंग थी दैट हम शायद जस्टिस नहीं कर रहे चीज़ों पर। समय बढ़ता गया और उस वक्त मेरा एस्पिरेशन मेरे लाइफ में था, 2014 की बात है ये, आई वॉन्टेड टू बिकम अ वाइस प्रेजिडेंट इन टू दैट बैंक। ये बनना था मुझे उस वक्त, और उसके लिए कंपनी हमेशा एक MBA प्रोग्राम स्पॉन्सर करती थी, और मैंने वो स्पॉन्सरशिप ली कंपनी से। एंड मैंने नार्सिंग मोहन जी ज्वाइन किया फॉर MBA। एंड जब वो ज्वाइन किया, तो अब ये अगर कोई मुझे MBA टीचर अगर सुन रहा हो तो मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा बट मैं कहूँगा कि कुछ लेक्चर्स एक्चुअली मेरे लिए बहुत बोरिंग थे। और उस वक्त मैं लास्ट बेंच पे बैठता, YouTube ओपन करता, नीचे रखता और साइन लैंग्वेज सीखता, और सिर्फ साइन लैंग्वेज सीखता, और अपने बच्चों के लिए नोट्स बनाना शुरू करता, ताकि सैटरडे जब मैं जाऊं तो मैं उस फीलिंग से ना जाऊं कि शायद मैं जस्टिस नहीं करूं या कम जस्टिस करूं, बच्चों कम इनजस्टिस करूं। एंड ये करते करते थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपने क्लास में अनाउंस किया कि फ्रॉम टुडे देयर विल बी नो टीचर कंसेप्ट। टीचर वो होता है जिसको बहुत सारी चीज़ें पता होती है। मुझे सब्जेक्ट पता था, साइन लैंग्वेज नहीं पता था, उनको साइन लैंग्वेज पता थी, उनको सब्जेक्ट नहीं पता था। एंड दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड एक्सचेंजिंग कि आप मुझे साइन लैंग्वेज सिखाओ, मैं आपको सब्जेक्ट सिखाऊंगा। एंड लिटरली वो बच्चे, मुझे बोर्ड पर लिखता था मैं वो वर्ड, और मेरा टास्क होता था वो साइन सीखूं, प्रैक्टिस करूं, और बच्चों का होता था कि मैं जैसे सिखाऊं थ्रू साइन लैंग्वेज, बच्चे वो आंसर्स, वो कंसेप्ट याद रखें, और हम दोनों ग्रो करने लगे। आपने मतलब इतना मजाक क्यों किया? आई थिंक बच्चों के लिए एक चीज़ जब हाथ में ली, मेरे इंटीग्रिटी वैल्यू बोल सकते हैं, उस वक्त की मैं बात करूँगा, तो अगर चीज़ कुछ हाथ में ली है तो उसे सही तरीके से पूरा करना बहुत ज़रूरी है।
या तो आप लो या तो आप मत लो। बट एक ऐसी चीज़ जो पढ़ाना मुझे शौक था, और ऐसे बच्चे मिले जो वाकई में जिनको टीचर की सख्त ज़रूरत थी, और उस वक्त मैं उनके अगर सामने था, तो ये कहीं जिम्मेदारी बन गई थी मेरे लिए कि मैं उनके लिए जितना कर पाऊँ। उस वक्त हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हम ऐसा कर लेंगे, पर उस वक्त था कि अगर वो बच्चों को मैं एग्ज़ाम क्लियर करा लूँ तो आई विन। तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। ओके, आप ये एनजीओ को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? अरे मैं इन बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी तैयार करना चाह रहा हूँ। हमारे देश में इन बच्चों के लिए हायर एजुकेशन में अगर डेटा के साथ कहूँ तो लेस दैन 1% ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, यानी कितने सारे कॉलेजेस हैं, 40,000 कॉलेजेस हैं, 1000+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेस दैन 1% और ओनली एक्सेसिबल, यानी इन बच्चों के लिए आगे 10th के बाद या 12th के बाद, यानी स्कूलिंग के बाद इनके बाद आगे पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये व्यवस्था टीच तैयार करना चाहता है। सर डिफरेंस होता है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, है ही नहीं या फिर थोड़ी है ही नहीं, और थोड़ी यानी कि 1% से कम, शून्य से भी कि जितनी है नेग्लिजिबल, तो उसका कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है इनको ध्यान? आई थिंक गवर्नमेंट ओवरऑल माइंडसेट मैं कहूँगा कि जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आज तक हमारे देश में डिसेबिलिटी को लेकर, ये मैं सारे डिसेबिलिटी के लिए कहूँगा, डिसेबिलिटी को लेकर एक माइंडसेट है कि इन्हें कुछ तो मिला तो बढ़िया। तो माइंडसेट हैज़ टू बी, जो ये डिज़र्व करते हैं वो उनको मिलना चाहिए। जब तक हम सब ये डायरेक्शन में नहीं सोचेंगे तो हम ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ें करते रह जाएंगे, जिसके वजह से जो कोर प्रॉब्लम क्या है, सोशल इक्विटी, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट विच इज़ रिलेटेड टू देयर ओन एस्पिरेशन, देयर लाइवलीहुड, देयर ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपने जो एनजीओ बनाया, इस एनजीओ का बनाने का मतलब आप टीचिंग कर रहे थे, ठीक है, तो आप एनजीओ में कैसे शिफ्ट हो गए? मतलब कोई तो एक स्टोरी होगी ना, कुछ तो होगा कि आपने चलो अब एनजीओ स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में। आई थिंक कहानी है, ये वही समय की कहानी है, बट उससे कुछ समय बीत चुका था। ऐसे 2 इंसिडेंट थे और एक मौका था। तो 2 इंसिडेंट ऐसे थे कि मैं एक वही स्कूल में जहाँ मैं वॉलंटियरिंग कर रहा था, मैं बस पैसेज से गुजर रहा था और मैंने क्लास में नज़र पड़ी। स्कूलों में अक्सर 7 से 8 बच्चे होते हैं, तो जैसे हम स्कूल में थे तो 30-60 बच्चे होते थे, स्पेशल स्कूल में 6 to 7, 8 स्टूडेंट्स मैक्सिमम इन वन क्लास। तो ऐसे ही नज़र पड़ी तो एक बच्चा ऊंची हाइट का था एकदम। तो मैंने टीचर से पूछा व्हाट इज़ द एज ऑफ दिस चाइल्ड, एंड शी सेड 14 ईयर ओल्ड। तो जब हम, और वो कौन सी क्लास थी, 4th स्टैंडर्ड। इमेजिन, हम जब 4th स्टैंडर्ड में थे तो हमारी उम्र कम थी और हम 14 साल के थे, हम 9th स्टैंडर्ड में थे। तो 5 साल वो बच्चा क्यों पीछे है, ये सवाल टीचर से मैंने पूछा। उस वक्त उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बट ये चलता गया मेरे मन में। एज आई वॉज डूइंग माई मास्टर कोर्स और सैटरडे इनको पढ़ा रहा था, ये सारी चीज़ें जब मैं MBA कर रहा था, तो ऐसे जगह पे कर रहा था, विले पार्ले, जो मुंबई में हायर एजुकेशन का हब है, उसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे, बट एक भी डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। क्यों? आई डोंट नो। इस सिचुएशन ने एनकरेज किया या प्रोवोक किया पता करने के लिए क्या होता है 10th के बाद, क्या करते हैं बच्चे, वाई दे आर नॉट विद मी डूइंग MBA विद मी इन दैट कॉलेज, व्हाट्स स्टॉपिंग दैम। उसके लिए उस वक्त हमारी कंपनियों में हमको ना 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी कंसेक्यूटिव। तो उसके पहला साल मैं गोवा गया था अपने दोस्तों के साथ। उस साल मुंबई के सारे स्पेशल स्कूल्स गए, टेकिंग एज ए MBA प्रोजेक्ट। अगर मैं उनको ये बोलता कि मुझे कुछ करना है, ये करना है, तो आई एम श्योर कोई मुझे एंटरटेन भी नहीं करता। मैंने कहा मेरे MBA का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, मुझे सिर्फ डेटा दे दो, आई हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। एंड लेवरेजिंग दैट डेटा, ये समझ में आया कि 10th के बाद 99% ऑफ डेफ चिल्ड्रेन दे आर ड्रॉपिंग आउट इमीडिएटली आफ्टर 10th। ये बच्चे आगे पढ़ते ही नहीं हैं। एंड जब हम स्कूल से या व्यवस्था से वी वेंट टू द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनसे पूछते हैं क्या करते हैं, नोबडी हैड अ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स। क्यों? इसके बाद डेटा ही नहीं है। अगर हम डेटा की बात करें, ग्लोबल एवरेज अगर आप अभी गूगल करोगे ना, तो ग्लोबल एवरेज डालो विद फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अक्रॉस ग्लोब, दुनिया में कितने प्रतिशत लोग अपंगता से अपंग हैं, इट विल कम अप एज 16%। इंडिया का अगर करो इट्स 2.21%। क्यों? अगर दुनिया में 16% तो इंडिया में 2%, 2.25% होंगे क्या? नहीं होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, यानी इट विल बी एवरेजिंग टू 16। आज तक हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी को सही तरीके से काउंट किया ही नहीं हमारे सेंसस में, हमारे रिकॉर्ड्स में। और ये मेरा मानना है, जहाँ डेटा नहीं होता वहाँ सवाल नहीं होते, और जहाँ सवाल नहीं होता वहाँ हल नहीं होता। सर गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को देख नहीं रही है, देखना चाहती नहीं है? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ।
दो पहलू हैं इस दोनों के कि जहाँ जिस तरह, और ये भी हो सकता है जिस तरह देख रही हो वो नज़रिया भी मैटर करता है। क्योंकि हमने बहुत सारे NGOs देखे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इतना फंड देती है कि उनके उससे 50% उनके घर पे चला जाता है और अच्छा खासा वो रखते हैं और थोड़ा बड़ा देते हैं वो 10% 20%, पर उनके फ्रेम ज़्यादा रहते हैं। तो गवर्नमेंट उनको ज़्यादा सपोर्ट क्यों करती है, ऐसे NGOs को क्यों नहीं करती है? आई थिंक इसका जवाब शायद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक दैट दे आर द रिस्पॉन्सिबल वन। बट मैं इतना कहूँगा कि जो डिसेबिलिटी को लेकर अक्रॉस, इट इज़ नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द कॉर्पोरेट्स एज वेल। डेटा ये कहता है, CSR डेटा, even around 1% of total CSR is only given or allocated to disability। तो डिसेबिलिटी को जिस तरह देखा जाता है, ये शायद अवेयरनेस का भी नतीजा होगा कि शायद बहुत सारे लोग और या इंस्टीट्यूशंस, बी इट अ पब्लिक या गवर्नमेंट और बी इट अ प्राइवेट, ये शायद अवेयर ही नहीं है कि इसके रिपरकशंस क्या हैं और इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। अमन शर्मा जैसे बहुत कम लोग क्यों हैं इंडिया में? आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे से बहुत सारे लोग होंगे। आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट डेफिनेटली द गोल इज़ कि ढूंढना कि अमन जैसे और कितने सारे लोग हैं कि, और आई थिंक अगर हैं तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था पहले राहुल कि एज अ पर्सन बाय इटसेल्फ, एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि भाई विजिबिलिटी को लेकर कि किस तरह, तो शायद ऐसे लोग होंगे जो मेरे तरह जो शायद विजिबिलिटी या मिल नहीं रही होगी या चाहना नहीं चाहते। इट्स अ कॉन्शियस चॉइस ऑल्सो विच आई पर्सनली फिलोसफी ऑफ टीचर्स दैट जितना, जैसे मैंने कहा कि जितने बच्चे मुझे पढ़ाने हैं साल में, उसके लिए जो मुझे फंड चाहिए, जितनी नौकरियां चाहिए, जितने टीचर्स चाहिए, अगर जितनी जगह चाहिए, अगर मुझे ये सारे चीज़ें मिल रही हो तो आई थिंक मेरा गोल अकम्प्लिश्ड है फॉर दैट ईयर। ओके, जो मैंने वैसे आपको बोला था कि आप प्रिपेयर रहिए उसके लिए, मैं वही पूछता हूँ। हमारे में एक फेज आया था हमारे पूरे RTT के पॉडकास्ट में कि अच्छे खासे पॉडकास्ट हो गए थे और वैसे ड्रॉप हो गया कि चलो अभी छोड़ना है, जाने दो, अभी और कुछ करते हैं। वहाँ पे एक स्टोरी जॉइन होगी। ओके, तो वो स्टोरी जो थी कि मेरे दोस्त ने सुसाइड किया, उसने बोला ऐसा कि मैं कर दूंगा, तो बहुत रिलेट हुई सर। तो आपकी जो ये NGO का जो पूरा चीज़ें थी, आपकी जो फेजेस आए थे, ऐसी कोई स्टोरी है आपके पूरे 8 साल के ईयर में कि जिसको आपको लगा कि हाँ भाई मुझे करना है और मुझे प्राउड है इस चीज़ को करने के लिए? आई थिंक मैं 2 कहानियाँ कहूँगा यहाँ पर। पहली कहानी, जब हमने टीच शुरू करने का डिसाइड किया, दीपेश और मैंने, हमने सोचा कि हम टीच शुरू करेंगे, वी हैव टू इन बच्चों को आगे पढ़ाना ज़रूरी है, ये डिसाइड किया। टीच नाम रखना और ये सब बाद में था, बट हमने डिसाइड किया 10th के बाद इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मैं कुछ पेरेंट्स से, मैं वॉलंटियरिंग कर रहा था एक दादर के स्कूल में, तब मैं मुलाकात मेरी कुछ पेरेंट्स से हुई थी जिनके बच्चे 10th में थे। तो उस वक्त मैंने उनको नंबर शेयर किया था कि भाई ये मेरा नंबर है, आप मुझे अपना नंबर दो, अगर मैं कुछ कर पाया, क्योंकि 10th के बाद आई नो दैट आपके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो दे वर वेरी वरीड, तो मैं फ़ोन करूँगा। और उनको मैंने फ़ोन किया, उनसे मिले, और उसके बाद वो 3 पेरेंट थे सिर्फ। तो जब मैं मिला के कहा कि हमें शुरू करना है तो बट ज़्यादा बच्चे चाहिए होंगे, तो वो 3 पेरेंट बाकी 20 पेरेंट को लेकर आए और उस तरह हमने शुरुआत की। बट हमने जब शुरुआत की तो 2 साल मैं ऑफिस भी मैनेज करता और टीच भी मैनेज करता, यानी मेरा समय होता था सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक इंस्टीट्यूट में और 2:30 बजे से लेके 11:30, 12:30, 1:30 बजे तक ऑफिस में, एंड देन अगेन रिपीट इन द मॉर्निंग। बट 2 साल जब मैं ये कर रहे थे, उस वक्त मुझे ये रियलाइजेशन है, आई थिंक इट इज़ फॉर दी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक मैसेज है, या थ्रू माई एक्सपीरियंस, कि जब मैं 2 चीज़ मैनेज कर रहा था, मुझे नज़र आया कि जो टीच में जिस तरह बच्चों की पढ़ाई होती रही थी या होनी चाहिए थी, एज पर माई एक्सपेक्टेशन, वो शायद नहीं हो रही थी। और इट वाज 2018, 2 साल की बात है ये, जून जुलाई में हमने हमारी टीम से पूछा कि कितने बच्चे, तब एक ही बैच थी जो 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रही थी अगले साल फरवरी 2019 में, कितने बच्चे पास होने वाले हैं। तो एंड दे केम अप विद सर 50%। एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि अगर मैं इसमें फुल टाइम नहीं आया, इस चीज़ को कमांड नहीं ली, तो शायद ये नहीं हो पाएगा, बच्चे फेल हो जाएंगे। और जिसके लिए हमने शुरू किया है वो रिवर्स नहीं हो सकता। दैट वाज द पर्पस कि बच्चे आगे पढ़ें। एंड दैट मोमेंट मैंने ये डिसाइड किया, एंड आई वाज वर्किंग, तब मैंने अपने घर पर दीपेश से और अपनी वाइफ से कि आई एम जॉइनिंग दिस फुल टाइम, नो मैटर हम कैसे सस्टेन करेंगे नहीं पता, इकोनॉमिकली कैसे मैनेज करेंगे नहीं, किसी के जवाब नहीं है, बट आई एम जॉइनिंग दिस फुल टाइम। एंड उस 2018 में मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया। और क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से आया हुआ बंदा हूँ,
मुझे लॉन्ग आवर्स अच्छा लगता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ इज़ शॉर्ट आवर्स, कम समय, लंबे समय जब कुछ चीज़ को लेकर बैठते हो, उस समस्या में बैठते हो, आई एम श्योर प्रोबेबिलिटी, एज यू आर अ साइंस स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज टू सॉल्व इट। And I made all that 23 students seated from 9 o'clock in the morning to 5 o'clock or 9 o'clock to 7 o'clock in the night, evening तक। वो बच्चे 10-10 घंटा 12 घंटे बैठते थे मेरे साथ और टीचर्स के साथ, हम पढ़ाते थे उनको। और मैं ज्वाइन किया था सितंबर 2018 एंड इन फरवरी इनका एग्ज़ाम हुआ एंड ऑल ऑफ देम कुड क्लियर। एक बच्चा रह गया, बाकी सारे बच्चे पास कर गए। तो दैट वाज द वन मोमेंट। इन्हीं बच्चों में से ये दूसरी, आगे जब बच्चे बढ़ते गए, हमारे तरफ से बीकॉम करते गए, एक बच्चा था जिसको हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हम दे रहे थे, और इसको नेस्को गोरेगांव में एक कंपनी थी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। मैं वहाँ मिला उनसे, वो अपने माँ बाप के साथ आया, उसके पिताजी रिक्शा ड्राइवर हैं। सुबह 10 बजे मुझे मिले उसके पिताजी, उसकी माताजी, मम्मी और बच्चा रिक्शा लेकर बाहर खड़े थे। मैं अपने घर से मीरा रोड से पहुँचा गोरेगांव। उस बच्चे ने जब बिल्डिंग में एंटर किया, उस वक्त मैं जब 20 साल का था और जब मैंने JP मॉर्गन ज्वाइन किया था, तो मेरा रिएक्शन था इतनी बड़ी बिल्डिंग कांच की, और बच्चे ने सेम रिएक्शन किया, इतनी बड़ी बिल्डिंग कांच की और इतना प्यारा लिफ्ट, इट वाज ऑल गोल्डन कलर, सुपर लग्जरी लिफ्ट, वो बच्चे ने देखा ही नहीं था कभी। और वो बच्चा वो महसूस करते हुए, और जब मैं उसके घर गया उस शाम, और उस वक्त मैं खुद अपने लिए घर ढूंढ रहा था मीरा रोड में। हम डिस्कस क्या करते हैं कि अरे यार, ये तो इतना छोटा घर है, ये इतना बड़ा घर है, मुझे बालकनी चाहिए, मुझे सी फेसिंग चाहिए। वो घर मुझे लगता है 70 स्क्वायर फीट का होगा, बस, दैट्स इट, इतना छोटा। एंड आई वाज लाइक कि मेरे सारे परसेप्शन है ना घर को लेकर, जब मैं ढूंढ रहा था, वो ब्रेक हो गए वहीं के वहीं। और आज मैं कहूँगा वो बच्चा जो वो 70 स्क्वायर फीट घर में रहता था, आज वो सक्सेसफुली दुबई में फुल टाइम प्लेस्ड है। उन्होंने अपना खुद का घर पनवेल में ख़रीदा है। सो दिस इज़ द स्टोरी। सर, अगर एग्जांपल्स की बात की क्योंकि अभी तक जिसने देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको लग रहा है कोई एग्जांपल तो मिला ही नहीं, ये लोग बस NGO चला रहे हैं। कोई निकला है NGO से जो बहुत ऊपर तक पहुंचा हो? मैं ये कहूँगा कि हमारे हर साल 85% स्टूडेंट्स आर सिक्योरिंग एवरेज इंटर्नशिप्स, बच्चों को इंटर्नशिप मिलती है, एंड विच आर रेंजिंग फ्रॉम 7,000 to 10,000 पर मंथ। एंड जब प्लेसमेंट्स मिलती है, इट इज़ रेंजिंग अराउंड 25,000 to 50,000 ऑन एन एवरेज कंपनसेशन सैलरी। तो हर साल ये जो बच्चे पास होते हैं, 90% इज़ अ प्लेसमेंट रेट। और बच्चे अकाउंट्स में, HR में, MIS में, मार्केटिंग में, हर जगह जॉब करते हैं जैसे बाकी सारे बच्चे करते हैं। तो हमारा जो एवरेज स्केल है सैलरी का, जो पिछले साल का, इज़ अराउंड 2.5 लाख पर एनम BCom एवरेज। कम टू एजुकेशन, आप लोग पढ़ाते कैसे हो इनको? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान तो पढ़ा नहीं पाए, तो आप थोड़ा नहीं, मैं ये नॉर्मल वर्ड है ना, थोड़ा सा ये मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मुझे और खासकर ये जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि बच्चे हमें एज अ पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी दे एड्रेस अस लाइक दिस नॉर्मल, तो वो अपने आप को क्या एड्रेस कर रहे हैं? एबनॉर्मल। जब आप if I'm addressing you as normal, which means indirectly I'm addressing myself as abnormal. But the question is, am I abnormal? So हम जैसे hearing लोग और person without disability कैसे engage होते हैं to help or support person with disability. So this is the notion, this is the lingo that we should use. तो normal सारे हो गए, one with disability है, second without disability. अब हमने एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया है। Anyone who has a qualification which is linked to the job role, an important passion. अगर passion है वो चीज़ करने में, it is a difficult journey, success will not be so easy, and बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचाने का जो मेहनत लगेगी वो काफ़ी कठिन है। तो अगर वो passion है और qualification है तो someone can directly join us, and एक टीचर कोर्स है हमारा जो उसे करना पड़ता है 3 to 6 months में, and he or she is fully ready. सर, मेंटालिटी कैसे होती है? मतलब क्योंकि आप ऐसे नॉर्मल हैं, ठीक है, आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं भी नॉर्मल जैसे हूँ, ओके, आप मुझे जो बोलेंगे मैं समझ पाऊँगा, बट तो स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनसे कैसे मेंटालिटी में बात करते हो? वो भी यही सारी चीज़ें समझ सकते हैं, समझाने का तरीका अलग है। जैसे अगर मैं सपोज़ आज चेन्नई में होता तो मैं हिंदी में हम बात नहीं करते होते, इधर इंग्लिश और तमिल। वैसे ही वो बच्चे हैं, उनको साइन लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा।
या लिखकर बात करना पड़ेगा, बिकॉज वो स्पोकन लैंग्वेज जो बोली भाषा है वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उन्हें सुनने की क्षमता नहीं है बच्चों में, समझने की पूरी है। क्योंकि सुन नहीं पा रहे इसलिए समझ कम पा रहे हैं। इट इज़ यस, दिस डिसेबिलिटी इज इम्पैक्टिंग देयर कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी इसकी सुनने से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, समझने की क्षमता बढ़ती है। इन बच्चों को अगर हमने समझाने की, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को अगर हमें ध्यान देना है तो थ्रू विजुअल लर्निंग, थ्रू साइन लैंग्वेज एंड थ्रू रिटन, इस तरह बच्चे अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, एट पार ला सकते हैं जो बाकी बच्चों के साथ। अभी कितने लोग हैं आपके एनजीओ में? अभी हमारे पास एट दिस मोमेंट हमारे 2 कैंपस हैं, मुंबई और दिल्ली। मुंबई में हमारे पास 229 स्टूडेंट्स एंड दिल्ली में 27 स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के इस 260 स्टूडेंट्स। आप रूटीन बता सकते हैं, रूटीन कैसे होता है दिन भर का बच्चों का? तो बच्चों का यहाँ मुंबई में 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, यानी फर्स्ट इज जूनियर सेक्शन जो आफ्टर 10th टिल 12th, एंड देन इज द डिग्री सेक्शन बीकॉम। एंड बच्चे जो जूनियर सेक्शन के हैं वो ये सारे बच्चे ओवरऑल एक मॉडल के थ्रू पढ़ते हैं। मॉडल को हम बोलते हैं टीच का होलिस्टिक डेवलपमेंटल मॉडल। इस मॉडल में हम जो चाह रहे हैं कि आज के डेट में ग्रेजुएट्स का डेटा है 40% ऑफ ग्रेजुएट्स इन आवर कंट्री विद डिसेबिलिटी, विदाउट डिसेबिलिटी आई एम सेइंग हियर, विदाउट डिसेबिलिटी आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। उनको नौकरी नहीं है 40% ग्रेजुएट्स को, तो इनको कैसी होगी? सो दैट इज़ वेयर दिस होलिस्टिक मॉडल इज़ क्रिटिकल। हम इन बच्चों को पैरेलल हायर एजुकेशन दे रहे हैं, यानी बीकॉम पढ़ा रहे हैं इन एन एक्सेसिबल फॉर्मेट, साइन लैंग्वेज में। हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। स्मार्ट बोर्ड में चाहो तो इफ़ टीचर्स वांट्स टू यू कैन कम एंड स्पीक ऑन अ माइक्रोफोन, कैप्शनिंग आएंगे, ऑटो कैप्शंस, you can read, students can read what are you trying, so if you don't know sign language still you can converse with them। उनके बुक्स को अडेप्ट किया होगा है, जो करिकुलम यूनिवर्सिटी का है, जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो एज अ बीकॉम स्टूडेंट, वो सेम करिकुलम बच्चे पढ़ रहे हैं बट सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से आंसर लिखते हैं। कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, एंड यही कंसेप्ट के लिए हमने डिजिटल वीडियोस तैयार किए, अराउंड 200-300 वीडियोस जो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते गए। तो दिस इज़ वन पिलर। सेकेंड पिलर राहुल इज़ स्किलिंग। हर बच्चे से थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू देयर ओन एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर एस्पिरेशन। सो आज आप साइंस कर रहे हो बट आपके एस्पिरेशन पॉडकास्ट, इंटरव्यू, डिजिटल मीडिया इसमें है, तो बच्चे से भी ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू लव। तो इट इज़ नॉट अबाउट द बीकॉम कोर्स हियर। अ बीकॉम कैन एक्चुअली डू अ स्पेशलाइजेशन इन डिजाइनिंग, कैन लर्न कोर डिजाइनिंग लाइक कैनवा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, all those. A BCom can also learn a coding programming, or a BCom can also learn accounting and MIS. तो ये 4 skills, accounting, MIS, coding, programming और designing are part of the curriculum. Select any one based on their aptitude, based on the strength. And third is taking care of their character building, personality. जैसे मेरा जब हम देश के बारे में बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, कॉन्शियस कैरेक्टर पैदा करना एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सबसे प्राइमरी गोल होना चाहिए। कॉन्शियस कैरेक्टर। अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम इज समवेयर फेलिंग ऑन बिल्डिंग कॉन्शियस कैरेक्टर। जो कैरेक्टर कॉन्शियस होंगे वो अपनी नौकरी भी ढूंढ सकते हैं और वो अपने देश के भी काम आ सकते हैं, एंड दैट इज़ द गोल ऑफ आवर सोशल इमोशनल वेलबींग। हम बिल्ड कर रहे हैं, ये बच्चे अपने बारे में जितने क्लियर होंगे, जितने कॉन्शियस होंगे, दे विल बी बेटर यूज फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। ओके, एंड दिस इज हाउ द मेथोडोलॉजी इज डिलीवर्ड। सर जैसे हमें नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर मैंने अभी साइंस लिया तो साइंस में केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, तो इनके सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? सेम बीकॉम में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, वही सब्जेक्ट्स जो नेशनल कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं ये वही पढ़ते हैं, जो आपके कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं वही बच्चे जो 15 लाख बच्चे जो महाराष्ट्र बोर्ड से कॉमर्स करते हैं, ये बच्चे वही सब्जेक्ट, अकाउंट्स, SP, OC। सो देयर इज़ नो कंसेशन ऑन द सब्जेक्ट्स बिकॉज वी आर टारगेटिंग व्हाट दे डिजर्व दे शुड गेट। सो उसके लिए जितनी मेहनत उनको करनी पड़ेगी बच्चे करते हैं सक्सेसफुली। आर एकेडमिक रिजल्ट्स last 7 years has been close to 99%, 98.6 somewhere, 99% is the academic results in 12th and BCom both. ओके, आपका ऑब्जर्वेशन देखना है, आप 8 ईयर से इसमें हो। ओके, अगर मैं पूछूं कि आपने सुना होगा कि भगवान कुछ छीनते हैं तो कुछ देते भी हैं। ओके, तो इन बच्चों को इन बच्चे से भगवान ने कुछ छीना है तो इनको दिया क्या? जो छीना है उसके बिना जीने की साहस। If they cannot hear and speak and still they have to survive is a strength। वो भगवान ने हम सबको दी, हम लोग यूज़ नहीं करते। हमें अगर
हम में हमारे सारे सेंसर्स को लेकर जो हम ग्रांटेडली हो जाते हैं, वो बच्चे या एनी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, एनी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी लर्न्स टू लिव और सर्वाइव with limited means of senses and still excel is the strength that they have. अगर मैं आपको ये सॉरी फॉर Yeah. अगर एग्जांपल दूँ सर, तो जब हमारी कॉलेज से मैं बैंड्रा स्टेशन से जा रहा था ऐसे पार करके, तो एक ना ब्लाइंड पर्सन थे, उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, बस मैंने देखा फॉर द हेल्प पर्पस मैं उनका हाथ पकड़ के मैंने आपको कहाँ जाना है, तो बोलते मुझे 5th प्लेटफॉर्म में जाना है. Correct. सो वो कुछ बड़बड़ा रहे थे, मैंने कुछ सुना है. ओके, वो जब मैं वो काउंट कर रहे थे सीढ़ियाँ, फिर मेरा भी ध्यान नहीं था उतना, मुझे लगा आगे वाला फर्स्ट है, बट वो फर्स्ट था. ओके, एंड मैं लेके जाता हूँ, उन्होंने कहा कि अभी राइट लाइन है, मैंने कहा तो बोलते हैं ऊपर है. Correct. लिखा है, तो मैंने आपको दिखना था, बोलते नहीं मुझे, मेरी मेमोरी इतनी तेज़ है, मैंने काउंट में समझ लिया. Correct. इतने स्टेप्स के बाद मैंने किया. Correct. तो उनकी मेमोरी इतनी तेज़ हो गई, तो मतलब भगवान ने उनसे माइंड से तो ले लिया, आँखें ले ली, बट उनको इतना साफ कर दिया. It is more about Rahul here is for them to survive with the person who cannot see. उनको survive अपने hearing और अपने cognitive ability के पूरे use से ही करना है. हम जो person without disability है, हम अपने senses को पूरे limit तक इस्तेमाल ही नहीं करते हैं. उनको survive करने के लिए the strength they have is the perseverance to actually survive with limited senses. तो ये बच्चों की मैं कहानी बताऊं, जब हमने टीच शुरू किया था, हमने यूनिवर्सिटी में शुरू किया था, ये यूनिवर्सिटी मुंबई में आईडॉल के कैंपस में मंदार जी ने सपोर्ट किया था उस वक्त, एंड ही गेव थ्रू हिम वी गॉट अ क्लासरूम. एंड कभी कभी वहाँ एग्ज़ाम हो जाते थे, एंड जब एग्ज़ाम हो जाते थे तो बच्चों को एक जगह से चलकर 1 किलोमीटर दूर या 800 मीटर दूर दूसरे क्लास में जाना पड़ता था, एंड कभी कभी सडन हो जाता था. तो मैं यानी कि ये हमारा जो फर्स्ट और सेकंड बैच है, वो बच्चे काफ़ी बार इधर, कभी लेक्चर पता चला आज मॉर्निंग यहाँ पहुँच गए पर वो बंद है, कहीं और जाना पड़ रहा है, एंड देयर परसिवरेंस वाज सो हाई कि उन्होंने कोर्स से ड्रॉप आउट नहीं किया. इमेजिन अगर आप और मैं, हमारे कॉलेज में हम जाते और हमको कभी बोले आज यहाँ नहीं क्लास, कल वहाँ होगी, फिर बोले अरे परसों यहाँ नहीं वहाँ होगी, क्या लगता है आप कोर्स कंटिन्यू करते 2 साल 3 साल तक, या बोलते ये कॉलेज ही बेकार है, यहाँ मैं छोड़ देता हूँ. परसिवरेंस. एंड दे स्टूडेंट्स जो यहाँ से वहाँ मोबिलाइज करते हैं, आज हम मुंबई में हैं, आज हम दिल्ली में भी हैं, और आई एम श्योर हम अलग सिटीज़ में होंगे, इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज चिल्ड्रन. ये लोग ने एक मैसेज जो हमें बच्चों ने हमें दिया इज़ अबाउट परसिवरेंस. कीप ट्राइंग, कीप गोइंग, डू नॉट स्टॉप. एंड लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, पैसे लिमिटेड हैं, टीचर्स लिमिटेड हैं, जो भी, कीप गोइंग बिकॉज दे आर गोइंग, वो नहीं रुक रहे. अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो आपको क्या लगता है इतने सालों में आपने जो फेस किया, आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ हाई टाइम वेयर वी स्टार्ट लुकिंग थिंग्स एज फ्रॉम द इंक्लूसिव माइंड सेट. आई थिंक काफ़ी सारे नोशंस विद डिसेबिलिटी को लेकर इन द डिसेबिलिटी ओवरऑल बन गए हैं. आई थिंक द टाइम हैज़ कम वेयर वी एक्चुअली ब्रेक दोज नोशंस, कीप मूविंग टुवर्ड्स कोर नोशंस जो ज़रूरत है. और हर बच्चे की ज़रूरत एक जैसी है, विदाउट डिसेबिलिटी हो विद डिसेबिलिटी हो, बट सपोर्ट समय ज़्यादा लग सकता है. तो आई थिंक द होल फोकस ऑफ द सिस्टम शुड बी ऑन गिविंग द राइट सपोर्ट एट द राइट टाइम टू अ चाइल्ड, बी इट विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी. ओके, आपके एनजीओ का करंट क्या गोल है, नॉट अ फ्यूचर गोल, करंट क्या है? करंट दिस हमारे 2 प्रकार के गोल होते हैं. 2 एज इन, एक होगा एट इंस्टीट्यूट लेवल, BCom course, and Mumbai and Delhi में both, which is getting 100% result, getting the placement 100%, getting them internship, market salary पे होना चाहिए बच्चों को, जो market में BCom का achieve salary होती है after placement, वही benchmarking. तो this is at an institutional level. At an organizational level हम चाह रहे हैं कि आने वाले सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में 3 नई शहरों में हमारा इंस्टीट्यूट होगा. तो लाइक अब मुंबई दिल्ली में है, तो ऐसे 3 अलग शहरों में भी, तो हम 5 शहरों में रहेंगे आने वाले 3 साल में. ओके, आपका कोई करंट कोई प्रॉब्लम जो आप शेयर करना चाहेंगे? इज इट पर्सनल और रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन? आई थिंक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट आई विल से दैट ओवरऑल, बट जो डिसेबिलिटी को लेकर जो हम एक फ़िलासफ़ी तैयार होगी, जो पुरानी फ़िलासफ़ी जो चलती आ रही है, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम. आई थिंक आई हैव बीन
working directly with some of the government partners, agencies, and I could see that there is some change, some acceptance happening. But इस चीज़ को तेज़ी से बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. ओके सर, हमारा एक लास्ट पार्ट होता है जिसमें हम वंडर वर्ड्स करते हैं. ओके. जिसमें आपको 3 वर्ड्स देंगे, आप उसके बारे में बताएंगे. ठीक है. हेल्पलेस. नॉट एनी मोर. ये बच्चे आर नॉट हेल्पलेस एनी मोर व्हेन जब हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम खड़े हैं इनके पीछे. तो ओके. चिल्ड्रंस. आई थिंक स्माइल एवरी चाइल्ड. जस्ट आजकल क्या हो रहा है कि जो फैमिली होती है, करेक्ट, वो अपना फ्यूचर देखती है. okay? उनको उनका बचपन जीने नहीं देते हैं. करेक्ट. उन्हें स्कूल से आया तो फटाक से ट्यूशन डालना है, ट्यूशन से आया स्विमिंग सीखना है, स्विमिंग से आया साइकिलिंग सीखना है, रात को कुछ नहीं हुआ तो तुम कुछ और कोर्स सीख लो, ठीक है, तो तुम्हारे फ्यूचर में तो वो खेलने की जगह वो उसी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं. तो वही आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? आई थिंक बचपना है ना, या बचपन, उसको मौका देना चाहिए. और बचपना करना का आजकल जो कॉम्पिटिटिव पेरेंट्स आर बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव, जो आप कह रहे हो. आई थिंक इट इज़ मैटर वेयर बिकॉज मैं ये क्योंकि मैंने वो कंपटीशन यानी कि जहाँ मैं रैट रेस ऑफ दैट कॉर्पोरेट मैं वो छोड़ आया हूँ, तो मैं उसको बाहर से जब मैं देखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट टू दोज पेरेंट्स, मैं ये कहूँगा कि इट इज़ यूजलेस. अपने बच्चों को पर्पसफुल लाइफ की तरफ बढ़ाना वो ज़्यादा ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग दैम व्हाट इज द बेटर पर्पस फॉर द चाइल्ड, एंड या बच्चे से समझना कि भाई बच्चा किस तरह बन सकता है, रैदर एक्सपेरिमेंटिंग बहुत सारी चीज़ें कराना, या वो बचपना में जो समय. माई पेरेंट्स आर वेरी क्लियर, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, नो ऑब्जेक्शन, बिकॉज दे कुड सी दैट आई हैव फिगर्ड आउट द पर्पस ऑफ माई लाइफ. ओके सर, लास्ट एंड फाइनल, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, अमन शर्मा. इस पर मुझे कुछ कहना है. आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आई थिंक अपने बारे में मैं ये सोचता हूँ कि आई थिंक मोर टू कम. मैं अपने आप को, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से चलें, तो मेरे एक फेवरेट भगवान है हनुमान. हनुमान से एक मैंने लेसन सीखा है, अपनी शक्ति को हनुमान जान नहीं पाता. बहुत शक्ति होती है हनुमान के अंदर, और जब जानता है, व्हेन ही रिकलेक्ट्स, हनुमान जी रिकलेक्ट करते हैं, तब भाई उनके आगे सब छोटे. दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील फॉर माई सेल्फ. आई थिंक द कॉन्स्टेंट अपने आप को ग्रो करना, अपने आप पे काम करना इज़ द जर्नी बाई इटसेल्फ. अगर जितने हम अपने आप पे काम करेंगे, मेरा मानना है कि अगर मैं कर पाऊँ, और मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन बच्चों पर उसका असर होगा. आप अपने से क्या सीखते हो? आप अपने से क्या सीखते हो? अपने से मैं क्या सीखता हूँ? आई थिंक अपने से मैं ये कहूँगा कि जिस द वैल्यूज़ दैट आई हैव लर्नड इन लाइफ, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करना, वो सीखता हूँ. हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ फाउंडेशंस को ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाती है, कुछ तो जैसे इट इज़ अ वेरी गेटिंग माई सेल्फ मोर क्लियर कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में. हम अक्सर बहुत सारे जब विजिबिलिटी यानी कि रोशनी जब होती है, तो हमको अक्सर अंधेरा नहीं नज़र आता, और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है रोशनी की. तो रोशनी का जो प्रभाव है ना, जैसे हम सूरज का प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ना चाहिए ना, वैसे विजिबिलिटी सब पे पड़नी चाहिए. अगर आप पे ज़्यादा पड़ रही तो आपकी जिम्मेदारी है आप दूसरों को दो. तो सर यही था हमारा पॉडकास्ट. थैंक यू. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ. जय.